हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं, पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक को लाने का बस एक ही मकसद है कि अभी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का इलेक्शन होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों न पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे अगर किसी को पता न हो कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, इसका विकास यात्रा क्या था, तो मैंने सोचा कि पंचायती राज व्यवस्था को बताया जाए। पंचायती राज व्यवस्था को बताने के लिए हमें प्राचीन काल से मध्यकाल फिर आधुनिक काल की तरफ आना होगा। तो हम प्राचीन काल और मध्यकाल में उतना पीछे तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये हिस्ट्री इतिहास का विषय बन जाएगा। हम भारतीय संविधान के तहत पंचायती राज व्यवस्था को समझाने की कोशिश करेंगे। आइए हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। जब ब्रिटिश का आक्रमण भारत पर हुआ तो ब्रिटिश के द्वारा विभिन्न तरीकों से भारत का शासन किया गया। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था हुआ, महलवाड़ी व्यवस्था हुआ, अस्थाई बंदोबस्त हुआ, ये विभिन्न तरह से किया। लेकिन 1857 के बाद उसे समझ में आ गया कि भारत का शासन चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत इतने बड़े जनसंख्या और इतने बड़े विशाल देश हैं कि इसका शासन चलाना संभव नहीं है। तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की नींव रखा गया। स्थानीय स्वशासन की नींव रखा गया, जिसे लॉर्ड रिपन कौन है? तो लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की नींव रखा गया, जिसे ही इसको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। हम आप लोग को एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दें कि आप बोलिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था है तो यह स्थानीय स्वशासन क्या है? दोनों सेम है। स्थानीय स्वशासन को ही आगे चलकर इसके नाम में परिवर्तित करके पंचायती राज व्यवस्था कर दिया गया है। गांव की तरफ पंचायती राज व्यवस्था हो जाता है, अगर यही नगर की तरफ है तो उधर हमें नगर पालिका कहते हैं। तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसी तरह विकास का रास्ता आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते बढ़ते 1919 में एक एक्ट आया, जिसे क्या कहते हैं? भारतीय शासन अधिनियम कहते हैं। 1919 में अधिनियम आया। इसलिए महत्वपूर्ण है 1919 का अधिनियम, क्योंकि इसमें दो विषय थे। कितने विषय थे? दो विषय थे। एक हस्तांतरित विषय थे और एक आरक्षित विषय थे। ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन को जो था वो हस्तांतरित विषय पर था। हस्तांतरित विषय का मतलब क्या हुआ कि हस्तांतरित विषय पर कानून जो होता था वो प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता था और ये गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है। तो ये 1919 का अधिनियम था और यही 1919 के अधिनियम के तहत, मतलब ये जो 1919 का जो अधिनियम था, इसी के तहत सबसे पहले बंगाल ने पारित किया, फिर मद्रास ने, फिर बंबई। मद्रास जो अभी तमिलनाडु आप जिसे कहते हैं उसे पहले मद्रास कहते थे। आप जिसे अभी मुंबई कहते हैं इसे पहले बंबई कहते थे। और बिहार ने इसे पारित किया। अब यहाँ पर
कुछ ये क्या होते हैं कि जब भारत स्वतंत्रता संग्राम के नजदीक आ गया, क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम के जब नजदीक आया तो इसमें बहुत से संघर्ष होने लगा कुछ भारतीय राजनेताओं के द्वारा। कैसे होता था, जब स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत से राजनेता का मानना था कि पंचायती व स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। क्या कहते हैं, कुछ राजनेताओं का मानना था कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इसमें जो नेता थे वो महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, दादा भाई नौरोजी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता थे जिसका मानना था कि स्थानीय स्वशासन जब उसके माध्यम से अगर स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या होगा, पुरुषवादी क्या हो जाता है, पुरुषवादी सामाजिक ढांचा को मजबूती प्रदान होगी। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा कहा गया था कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से इसमें जातिवादी हो जाएगा, अब पुरुषवादी सामाजिक ढांचा को मजबूती मिलेगी। अब आप लोग कहेंगे कि ये पुरुषवादी क्या होता है, तो पुरुषवादी का मतलब होता है कि पुरुष का एकाधिकार हो जाना। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि महिला का सीट होता है और महिला जीत के आती है, लेकिन महिला के जगह पर विमेन की जगह पर कौन काम करता है, तो या उसके घर का कोई पुरुष जो जिम्मेदार आदमी होता है, चाहे उनका हस्बैंड हो, ब्रदर हो या सन हो, बेटा हो, भाई हो या पति हो, उसके द्वारा ही उसका शासन चलाया जाता है। आपने अक्सर गांव में भी देखा होगा। तो अंबेडकर जी का यही कहना था और अंबेडकर जी इसके विरोध में थे। जब संविधान सभा और पंचायती राज हुआ, जब भारत आजाद हो गया, ठीक है, भारत आजाद हुआ और संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो विभिन्न विचारधारा के लोग संविधान सभा में थे। कुछ राजनेता का मानना था कि स्थानीय स्वशासन को भारतीय संविधान में जोड़ देना चाहिए और कुछ राजनेताओं का मानना था कि स्थानीय स्वशासन को भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसी में से एक बहुत विख्यात और विधि विशेषज्ञ आदमी थे जिसका नाम था श्री के संस्थानम। उसने प्रस्ताव रखा, अब बहुत ही व्यापक रूप से विचार किया और विचार करने के बाद स्थानीय स्वशासन को डीपीएसपी, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर दिया गया। कहां पर शामिल किया गया, ये संस्थानम के द्वारा उस पर बहुत सारे विचार किए गए और विचार करने पर क्या किया गया था, इसे डीपीएसपी में आर्टिकल 40 कर दिया। ये डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी को बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर दिया गया। इसे भाग 4 में इसकी चर्चा है और इसमें जो आर्टिकल होता है वो 36 से 51 तक होता है। कहां से कहां तक होता है, 36 से 51 तक होता है। तो इसी में आर्टिकल 40 को जोड़ दिया गया। क्या करती है, जोड़ दिया गया। आर्टिकल 40 जोड़ा गया, तो ये आर्टिकल 40 को क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। क्या करेगा, राज मतलब स्टेट, ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए कदम उठाएगा। क्या करेगा, कदम उठाएगा, ठीक है, आर्टिकल 40 में। अब ये आर्टिकल 40 में हो गया, लेकिन अनिवार्य नहीं किया कि सारे स्टेट के द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था का
पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, तो संविधान लागू हो गया और संविधान के आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सिर्फ इतना कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, लेकिन अनिवार्य नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, आइए अब आगे समझते हैं। आपने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था का संविधान लागू होने से पहले किस तरह इसका विकास यात्रा था। अब हम जो देखेंगे वो संविधान लागू होने के बाद देखेंगे। संविधान लागू होने के बाद की विकास यात्रा देखेंगे। तो इसे हम 1950 से 1993 के बीच में लेंगे। 1950 इसलिए लेंगे कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और 1993 इसलिए लेंगे कि 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो गया। जब संविधान लागू हो गया तो देखा गया कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विभिन्न समितियों का गठन किया गया, विभिन्न समितियों का गठन किया गया। क्या किया गया, विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति, सबसे महत्वपूर्ण समिति जो था वो बलवंत राय मेहता समिति थे। पहला समिति कौन थे, समिति, इसका गठन 1957 में किया गया था। इसका गठन किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए बलवंत राव मेहता समिति का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसमें बताया गया कि पंचायती राज को, पहला क्या बताया गया, पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाना। क्या करना, त्रिस्तरीय बनाना। बलवंत राव मेहता समिति 1957 में इसका गठन किया गया और इसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1951 की जांच की गई और फिर इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाना चाहिए। कितने स्तरीय बनाना चाहिए, तो 3 स्तरीय बनाना चाहिए। पहला स्तरीय कौन सा होगा, पहला स्तरीय गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरे स्तर पर जिला स्तर पर जिला परिषद। बलवंत राव मेहता समिति 1957 में इसका गठन किया गया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच किया और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके द्वारा बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था है उसे त्रिस्तरीय बनाना चाहिए। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 स्तर पर बनाया गया। और बलवंत राव मेहता समिति के ही आधार पर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर में पहला पंचायत का गठन किया गया। कब किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में पहला पंचायत का गठन किया गया। राजस्थान के बाद एमपी, यूपी और एक्सेट्रा इत्यादि स्टेटों में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। बलवंत राव मेहता समिति के बाद लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया और मेहता समिति के बाद दूसरी समिति जो थी वो थी अशोक मेहता समिति। दूसरा समिति जो था वो अशोक मेहता
समिति का गठन किया गया 1977 में। कब किया गया? 1977 में। ये किसके द्वारा किया गया था? तो जनता पार्टी के द्वारा। जनता पार्टी के द्वारा। पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई जो थे वो जनता पार्टी के पीएम, भारत के प्रधानमंत्री थे और उसी के नेतृत्व में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और अशोक मेहता समिति के द्वारा विभिन्न तरहों के रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। उसके रिपोर्ट में क्या था? तो पहला रिपोर्ट में था कि पंचायत को द्विस्तरीय बनाना चाहिए। पहला क्या बोला गया कि पंचायत को द्विस्तरीय बनाना चाहिए। कितने स्तरीय बनाना चाहिए? 2 स्तरीय बनाना चाहिए। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति का कहा था कि पंचायत को 3 स्तरीय बनाना चाहिए। लेकिन इसने क्या कहा कि इसे 2 स्तरीय बनाना चाहिए। कितने स्तरीय बनाना चाहिए? 2 स्तरीय बनाना चाहिए। पहला मंडल पंचायत पर और दूसरा जिला परिषद पर। कितना पर? 2 पर बनाना चाहिए। पहला जो हो जाएगा मंडल पंचायत होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? जिला परिषद पर होना चाहिए। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बोला कि पहला द्विस्तरीय होना चाहिए, पहला मंडल पंचायत होना चाहिए, दूसरा जिला परिषद हुआ। उसके बाद इसने अपनी दूसरी रिपोर्ट में कहा कि SC ST को आरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण होना चाहिए। और इसने अगला कहा कि न्याय पंचायत की भी गठन किया जाना चाहिए। न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। इसने क्या कहा? पंचायत राज का गठन भी होना चाहिए और पंचायती संस्थाओं को अलग से वित्त आयोग भी होना चाहिए। और इसने क्या कहा कि वित्त आयोग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वित्त आयोग भी होना चाहिए। वित्त आयोग क्या होता है उसे मैं एक वर्ड में समझा दूं कि वित्त आयोग उसे जैसे सेंट्रल में है, केंद्र और राज्य के पैसों का वितरण करेंगे, तो पंचायत के लिए भी एक अलग से वित्त आयोग होना चाहिए। ठीक है, ये अशोक मेहता समिति के द्वारा ये सिफारिश किया गया। कौन कौन से सिफारिश कहा गया? पहला कहा द्विस्तरीय होना चाहिए, पहला मंडल पंचायत होना चाहिए, दूसरा जिला परिषद होना चाहिए, दूसरा बोला कि SC और ST का आरक्षण होना चाहिए, और तीसरा कहा कि न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए, और चौथा कहा वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति का क्या था? प्रमुख रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसी में ये था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार गिर गई। उसके गिरने के कारण इस समिति का विफल हो गया। उसके बाद अशोक मेहता समिति के बाद GV.K. राव समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का गठन किया गया? GV.K. राव समिति का गठन किया गया। उसके बाद अगला समिति था, तीसरा समिति थे, वो थे GV.K. रॉय समिति। GV.K. रॉय समिति, इसका गठन 1985 में किया गया। अगला समिति कौन था? तो GV.K. राव समिति था। इसने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें बताया गया कि पंचायती जो होता है वो 4 स्तरीय होना चाहिए। GV.K. राव समिति क्या बोल दिया गया कि पंचायत जो होना चाहिए वो 4 स्तरीय होना चाहिए। 4 स्तरीय होना चाहिए। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बोला कि 4 स्तरीय होना चाहिए। पंचायत कितने स्तरीय होना चाहिए? 4 स्तरीय होना चाहिए। और इसने कहा कि SC ST और महिला को आरक्षण होना चाहिए। पहला क्या कहा कि 4 स्तरीय होना चाहिए और SC ST और महिला को आरक्षण होना चाहिए। GV.K. राव समिति 1985 में, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये बोला पंचायत 4 स्तरीय होना चाहिए, SC ST और महिला को आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, GV.K. राव समिति के बाद अगली समिति जो थी वो LM सिंघवी समिति है। कौन सी समिति हो जाएगी? अगली समिति जो हो जाएगी
एलन सिंघवी समिति, ये कब, इसका गठन कब किया गया, तो 1986 में किया गया। एलन सिंघवी समिति, इस समिति के द्वारा भी विभिन्न तरह के रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और इसने पहले बोला कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, पंचायती राज में दलगत व्यवस्था नहीं होना चाहिए। इसने दूसरा क्या कहा गया, दलगत व्यवस्था नहीं होना चाहिए। दलगत व्यवस्था का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी के द्वारा पंचायती राज में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये दलगत व्यवस्था का कहना है, ठीक है। और इसने कहा, तीसरा कहा कि इसमें निर्वाचन आयोग होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था का अलग से निर्वाचन आयोग होना चाहिए, इसका इलेक्शन कराने के लिए क्या होना चाहिए, निर्वाचन आयोग का होना चाहिए, ठीक है। और ग्राम पंचायत की भी व्यवस्था किया गया, किसका, ग्राम पंचायत की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, ग्राम पंचायत की भी व्यवस्था होना चाहिए। तो एलन सिंघवी समिति 1986 में इसका गठन किया गया। इसने बोला कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, दलगत व्यवस्था नहीं होना चाहिए। दलगत का मतलब होता है किसी भी पार्टी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में हस्तक्षेप न होना। और तीसरा बोला गया कि निर्वाचन आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग का गठन अलग से होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए। केंद्र में आर्टिकल 324 में भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, उसमें कहा गया है। इसी तरह पंचायत में भी एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए। और अगला इसने कहा कि ग्राम पंचायत की व्यवस्था होना चाहिए। किसके द्वारा कहा गया, तो एलन सिंघवी समिति के द्वारा कहा गया। इस समिति के बाद अगले समिति का गठन किया गया। अगला समिति जो है वो पी के थुगन समिति है। पी के थुगन समिति का गठन किया गया और से ये कब किया गया है, तो इसका गठन 1988 में किया गया है। एलन सिंघवी समिति का गठन जो हुआ और उसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसके बाद से ही संवैधानिक दर्जा देने के लिए मजबूती प्रदान हो गई कि अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो पी के थुगन समिति भी विभिन्न तरह की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और उसने विभिन्न तरह की सिफारिशें की, जिसमें पहला था कि इसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। पहला क्या था कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इसने क्या कहा, कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष होगा, तो 5 साल होगा। और वित्त आयोग का गठन हो, वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ये पी के थुगन समिति 1988 में था, ठीक है। 1988 हुआ, उसके बाद राजीव गांधी के द्वारा 1989 में लाया गया एक संवैधानिक संशोधन लाया गया, 64वां संवैधानिक संशोधन लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, तो राजीव गांधी के द्वारा लाया गया और इसे लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण इस बिल को पास नहीं हो सका, जिसके तहत यह विधेयक समाप्त हो गया। उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्ता खत्म हो गया और फिर राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी सत्ता में आए और उसके द्वारा भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसकी सरकार गिर जाने के कारण उसे संवैधानिक संशोधन का दर्जा नहीं मिला गया। फिर 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन लाया गया पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। किसके द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया और इसे दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास करके इसे
इसे संवैधानिक दर्जा मिला। इसे मिला तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको क्या हुआ था? संवैधानिक दर्जा मिला गया। ठीक है, तो पी के थुगन समिति हो गया। और कैसे मिला मैंने वो भी आपको बता दिया। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं कि 74वां संविधानिक संशोधन एक बार बता देता हूं, 64वां सॉरी 64वां संविधानिक संशोधन 1989 में राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया। सदन, दो तरह के सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। लोकसभा के द्वारा इसमें बहुमत मिल जाने के कारण ये पास हो गया और राज्यसभा में बहुमत न मिलने के कारण विधेयक पास नहीं हुआ, जिसके तहत अगर दोनों सदनों के द्वारा अगर विधेयक पास नहीं होता है तो ये विधेयक समाप्त हो जाता है। समाप्त हो गया और उसके बाद फिर जनता राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की सरकार बनी और उसके द्वारा फिर विधेयक लाया गया, लेकिन उसके द्वारा उसकी सरकार गिर जाने के कारण ये पंचायती संवैधानिक दर्जा नहीं मिला गया। उसके बाद अंत में 73वां संविधान संशोधन लाया गया। कब लाया गया? संशोधन 1992 में लाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया है? तो पीवी नरसिम्हा राव समिति के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव समिति के द्वारा लाया गया और इसे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास हो गया और इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया। और 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया और 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। क्या होता है? दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब पंचायती राज व्यवस्था को क्या हुआ? संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो संवैधानिक दर्जा मिल गया तो इसे आर्टिकल भी मिला होगा। तो चलिए, पंचायती राज को भाग 9 में रखा गया। अनुच्छेद आर्टिकल 243 से 243 ओ तक हुआ। भाग कितना रखा गया? 9। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक रखा गया और अनुसूची, इसे अनुसूची में भी शामिल किया गया। अनुसूची 11 में रखा गया और पंचायती राज व्यवस्था जो होता है वो 29 विषयों में कानून बना सकता है। कितने विषयों में कानून बना सकता है? तो 29 ऐसे विषय हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा कानून बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपने देखा कि ब्रिटिश काल से लेकर भारतीय संविधान लागू होने तक स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपने देखा कि इसका विकास यात्रा कैसे था और इसे कैसे संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में जानेंगे ये आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल 243 में क्या है। 243 ए बी सी डी ये सारे आर्टिकल को डिफाइन करेंगे कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। ये सारे आर्टिकल को हम अगले क्लास में डिफाइन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।